नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार निम्न में से कौन सा है। इसकी तो जो ट्रिक है आपको वैसे ही याद हो जाएगी। आपको याद रखना है हैलोजन वाले को आप कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आएगी आइटम। आइटम यहाँ पर आप ज़्यादा ही खुश हो गए होंगे इसका नाम सुनकर, एहे रहा नहीं जाता। क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो यहाँ पर हमारे चार ही तत्व दिए हैं, यानी कि शुरुआत के चार लेने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर फिर कल बाहर आएगी आइटम, इससे आपको याद रखना है। तो फिर कल बाहर आएगी, तो फिर कल बाहर आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आशा करता हूँ आपको ट्रिक जो है बहुत मज़ा आएगा ट्रिक में, और आपका दिल तो वैसे ही खुश हो रहा होगा। मज़ा आया। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन पिछली क्लास में जो है पूरे हो चुके थे। तो आज हम 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देरी के बिना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 101वां जो है संक्रमण तत्व है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें आयरन होगा, क्या जिसमें आयरन, सॉरी यप्फी जिसे कहते हैं, यप्फी यानी कि फेरस, जिसमें आयरन होगा वो हमारा संक्रमण तत्व होगा, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देख सकते हैं आयरन है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर 102 नंबर क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणु में समान संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी समूह होते हैं आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे, उसमें जो होती है तत्वों के परमाणु में समान संख्या होती है, किसकी होती है, तो हमारे अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी दोस्तों समान होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। तो यहाँ पर हमारी आधुनिक जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें हमारे समूह की संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है, और आवर्त की बात करेंगे तो 7 है। तो इसको आपको याद रखना है दोनों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या होती है। तो यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारे तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी कि अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 2 + 8 + 7 यानी कि 17 हो जाएगा। और 17 किसका होता है दोस्तों, Cl यानी कि क्लोरीन का होता है। और क्लोरीन हमारा क्या है दोस्तों, एक हाइलोजन है। क्या हाइलोजन ग्रुप का यह तत्व है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो शर्करा का विलयन है ये हमारा कोलाइड बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम क्लोराइड अध्रुवीय विलायकों में, तो यहाँ पर आ से यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ट्रिक बनाना चाहेंगे तो अध्रुवीय विलायकों में क्या है, आ से आविलय है। पहले पहले का तुलना करा दीजिए, आ से यहाँ पर अध्रुवीय आविलय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वास्तविक विलयन एवं निलंबन में कणों का आकार निम्न में से कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। तो इसको आपको क्या देखना होता है, लास्ट वाला देखना होता है। तो यहाँ पर लास्ट वाला कौन से कक्षक में जा रहा है, यस कक्षक में। और यस कक्षक में हम जानते हैं कि यहाँ पर धातुएँ होती हैं। क्या होती हैं, केवल धातुएँ होती हैं। एक होती है क्षार धातु, पहले वाले एस ब्लॉक में क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं, और दूसरे वाले में क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु अगर बात करेंगे तो यानी कि दोनों में क्या पाई जा रही हैं, धातु ही पाई जा रही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातु यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और डी ब्लॉक की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डी ब्लॉक में भी धातुएं ही पाई जाती हैं केवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था। तो आया, और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों, मेंडलीफ ने। यानी कि मेंडलीफ हमारे सबसे पहले आए थे, इन्होंने जो है आवर्ती वर्गीकरण जो है पहले ही कर दिया था। यहाँ पर मेंडलीफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों ये हमारी परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो यहाँ पर संक्रमण तत्व क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार निम्न में से कौन सा है। इसकी तो जो ट्रिक है आपको वैसे ही याद हो जाएगी। आपको याद रखना है हैलोजन वाले को आप कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आएगी आइटम। आइटम यहाँ पर आप ज़्यादा ही खुश हो गए होंगे इसका नाम सुनकर,
एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो यहाँ पर हमारे 4 ही तत्व दिए हैं, यानी कि शुरुआत के 4 लेने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर फिर कल बाहर आएगी आइटम, इससे आपको याद रखना है। तो फिर कल बाहर आएगी, तो फिर कल बाहर आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आशा करता हूँ आपको ट्रिक जो है बहुत मज़ा आएगा ट्रिक में, और आपका दिल तो वैसे ही खुश हो रहा होगा। मज़ा आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं दोस्तों? तो यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो हमारी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी? मुक्त अवस्था में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुण धर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो गलत कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक समूह में लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक समूह नहीं बल्कि एक उप समूह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको देख के आंसर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध बताना है। अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो होता है दोस्तों वो हमारा Mg से विकर्ण संबंध दर्शाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि Mg से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? तो इसको हमने पहले भी बताया था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी शून्य होती है दोस्तों? ऑर्गन की यहाँ पर शून्य होती है। ऑर्गन आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो यहाँ पर हमने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया दोस्तों, परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। किसमें? परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। और जो पिछली सारणी थी वो कैसे रखी गई थी, परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। यहाँ पर आधुनिक पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, मतलब परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह है। तो देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए अगर समूह पूछ ले तो यहाँ पर क्रमांक जो होते हैं परमाणु क्रमांक, उनको सबसे पहले इनका विन्यास कर दीजिए, यानी कि 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। और 2,4 से अब 4 को सिर्फ लास्ट वाले को देखना है, और 4 हमारा रोमन अंकों में कैसे लिखा जाता है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है। तो यहीं पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर संयोजकता दी है तब तो ठीक है, नहीं तो आप वो क्या करेंगे, संयोजकता निकाल लेंगे, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे सबसे पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। तो दोस्तों मिश्र धातु हमारा क्या होती है, पीतल होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है पिताजी पढ़ा है कि पीतल हमारा किसका मिश्रण होती है दोस्तों, तांबे का और जी से जिंक का। तो यहाँ पर पीतल हमारा जो हो जाएगा मिश्र धातु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की प्रत्यय से जो है रक्षित हो जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है दोस्तों, एल्यूमिनियम जो है ये हमारी अपने ही परत वहाँ पर होगी दोस्तों, अपने ही परत से जो है रक्षित हो जाती है एल्यूमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस हमारा जो है CO प्लस N2 का मिश्रण है। किसका? CO प्लस N2 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? वो हमारा CO प्लस H2 का होता है। दोनों को आपको याद कर लेना है, दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट मन कर ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है। तो दोस्तों जो हमारा झाग प्लवन प्रक्रम होता है उसमें हमारा चीड़ का तेल प्रयोग में लाते हैं। क्या करते हैं, चीड़ के तेल को प्रयोग में लाते हैं झाग प्लवन विधि में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है। तो दोस्तों इसको जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर जो 99.99% यानी कि यहाँ पर एकदम समझ लीजिए कि तांबा शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाता है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, यानी कि 99.99%। सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, मतलब आज सच्चाई भी जान ली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमलगम होते हैं दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो अमलगम क्या होते हैं दोस्तों, हमारे अमलगम मिश्र धातु होते हैं। क्या? मिश्र धातु आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता क्योंकि?
तो दोस्तों जो हमारा शुद्ध एल्यूमिना होता है वो हमारा विद्युत का एक तो कुचालक ही होता है, पहला नंबर यही, क्योंकि ये शुद्ध है। और शुद्ध जल भी हमारा क्या होता है, विद्युत कुचालक होता है। तो जो भी शुद्ध होते हैं लगभग वो कुचालक ही होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उनका विद्युत अपघटन जो है नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 126 नंबर क्वेश्चन पर। अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो धांसू ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद करा देंगे कि सल्फाइड जो होता है दोस्तों, आपको याद करना है सल, यानी कि सल से हम याद करेंगे सलमान, क्या सलमान। और यहाँ पर फ़ैन उत्प्लावन विधि यानी कि सलमान के जो फ़ैन हैं दोस्तों वो हमारे बहुत अधिक हैं, क्या हैं, सलमान की जो फ़ैन फॉलोइंग है दोस्तों वो बहुत अधिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है सलमान खान की। तो फ़ैन फॉलोइंग किसकी सबसे अधिक है, सलमान, यानी कि सल्फाइड की, ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है। तो दोस्तों हमारा नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हमारा हास्य गैस भी कहलाती है, क्या, हास्य गैस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड देता है दोस्तों वो हमारा सबसे अलग यानी कि उभयधर्मी देता है। कौन सा उभयधर्मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन पर। अधातुओं में द्रव है। तो दोस्तों हमारा जो अधातु होता है वो हमारा ब्रोमीन जो होता है द्रव होता है अधातुओं में। अगर आप अरिहंत की किताब उठाएंगे तो उसमें जो है अधातुओं में कोई द्रव नहीं होता ये दिया है, जबकि ये गलत दिया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ब्रोमीन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो दोस्तों जो भी चीज़ शुद्ध होती है यहाँ पर शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान सदैव 7 होता है, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको हमने बताया था, एक बार अस्थायी याद करिएगा और उसके बाद क्या याद करिएगा, अस्थायी। तो यहाँ पर दोनों में क्या होते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के होते हैं जो भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बाई कार्बोनेट होते हैं, क्या होते हैं, बाई कार्बोनेट। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। और इसमें क्या होते हैं, सल्फेट व क्लोराइड, सल्फेट व क्लोराइड। और देखिए इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अस्थाई में जो होते हैं बाई कार्बोनेट होते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, और अस्थाई में होते हैं सल्फेट तथा क्लोराइड के। और बात करें इसके ट्रिक की, तो ट्रिक आप ऐसे याद करते हैं, यहाँ पर अस्थाई कठोरता कह रहा है तो अस से आपको याद कर लेना है, सबसे पहला वाला सबसे पहले से मिला दीजिए, सा से और का से, यानी कि सल्फेट व क्लोराइड हमें आसानी से यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों अस्थायी अगर कठोरता हो जाती है, यानी कि जो हमारा कार्बोनेट का जो मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के जो होते हैं, तो यहाँ पर अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम उबाल कर जो होते हैं दूर करते हैं, उबाल कर अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा, D2O होता है, क्या होता है, D2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने पहले ही बता दिया था, और आपको पता होगा तो कमेंट में एक बार जो है, कमेंट मत कीजिए, हम लिख देते हैं, आपको तो पता ही चल गया हो गया होगा कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है दोस्तों, CO प्लस H2 का, किसका, CO प्लस H2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये वाला भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, और ये हमारा भाप अंगार गैस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है। तो दोस्तों हमारी जो अमोनिया गैस होती है, तो दोस्तों हमारी जो अमोनिया गैस होती है वो हमारी जो है वायु से हल्की होती है, क्या, वायु से हल्की। और बात करें अगर हाइड्रोजन दिया होगा ऑप्शन में तो वो सबसे हल्की होती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं है। तो यहाँ पर अमोनिया सबसे हल्की होती है और अमोनिया के साथ एक और भी चीज़ होती है कि ये रंगहीन होती है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये रंगहीन होती है। तो चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन पर। ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न कराने वाला तत्व है। तो अगर आप ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करना चाहते हैं, यानी कि सोडियम को अगर आप ठंडे जल में मिला देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा NaOH बनेगा प्लस का H2, यानी कि हाइड्रोजन बन गया। और हाइड्रोजन कैसे बना? सोडियम को ठंडे जल में मिलाने से, यानी कि सोडियम हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन पर। सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं, या फिर कह लीजिए कई इसके रूल भी हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो पेट्रोल के शुद्धिकरण में, यानी कि शुद्धिकरण में जो है प्रयोग की जाती है। और एक और भी होता है, अभी आएगा, देखिए यह आ गया, चीनी का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? SO2 भी से कहते हैं। आपको याद रखना है फार्मूला भी, क्योंकि फार्मूला जो होता है वहाँ पेपर में ज़रूर एक ना एक जो आपको मिलेगा ज़रूर, चाहे जो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। H2S कार्य करती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक क्या करती है? सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करती है, वो हमारा अपचायक के रूप में कार्य करती है। किसके? अपचायक के रूप में। चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पर। क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए दोस्तों देखिए, हमने बताया था सल्फ़र डाइऑक्साइड के कई प्रयोग हैं, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पर। आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। तो दोस्तों हमारा आग बुझाने वाला जो यहाँ पर यौगिक होता है वो कौन सा होता है? Na2CO3, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? धावन सोडा भी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमने बताया कि फार्मूला या दोनों कोई भी पूछ सकता है, तो आपको फार्मूले के साथ उसका नाम भी याद रखना है। धावन सोडा इसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लड से खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा फार्मूला दिया था, यहाँ फिटकरी का भी फार्मूला ही दिया था, लेकिन हमने जो है छोटा कर दिया, यानी कि वो बहुत बड़ा जा रहा था, इसलिए हमने वो नहीं किया। यहाँ फिटकरी तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता K2SO4 Al2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 H2O आपको नहीं पता, तो आप आंसर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये फिटकरी का फार्मूला होता है, और ये सबसे बड़ा भी है। आप वैसे ही जान सकते हैं कि अगर ब्लड से खून बहने लगे तो इतने बड़े फार्मूले को यूज में लेंगे, इससे आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग पाउडर हमारा कौन होता है? NaHCO3। देखिए फार्मूला और देखिए रासायनिक नाम और साधारण नाम सब आपको याद करना है, तभी आपको जो है 4 नंबर आसानी से मिल सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। कुछ तत्वों के जो होते हैं फार्मूले जो होते हैं वही आते हैं, और हमने लगभग प्रश्न में वो करा ही दिए हैं, तो ये मान के चलिए वो परीक्षा में उससे अलग नहीं आएंगे। तो NaHCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का नाम होता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन पर। कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों को किसके द्वारा साफ़ किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो है ऑक्जेलिक अम्ल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है दोस्तों लोहे के जंग के धब्बों को साफ़ कर सकता है, कपड़े पर जो लोहे के जंग लगे होते हैं। चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पर। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर किसका प्रयुक्त होता है दूर करने के लिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमेशा की तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे ज़रूर। तो यहाँ पर एक बार सभी बच्चे जो हैं कमेंट में इसका पहले आंसर दे दें, तो आगे क्वेश्चंस देख करते हैं। तो चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान है। तो दोस्तों हमारा ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका होता है? वो होता है हमारा ब्यूटेन का। किसका?
ब्यूटेन का। और बात करें इसका और भी पूछ लेता है कि अगर सबसे कम ऊष्मीय मान किसका है तो हमारा क्या हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा। तो दोनों को याद करना है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पूछ सकता है। सबसे अधिक जो है ब्यूटेन और सबसे कम जो होता है वो हमारा होता है लिग्नाइट। मन कहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो यहाँ पर उसके रिसाव का पता लगाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टन। क्या मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन पर। लकड़ी होती है दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो लकड़ी हमारी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होती है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन पर। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से दोस्तों मेथेन होती है। क्या, मेथेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 150 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C11 से C16। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पर बहुत लेंदी तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन कहे तो C11 से C16 यहाँ पर जो मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक बार जो बच्चे जो है नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं एक बार जो है इस वीडियो को जो है लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे नए कंटेंट लाते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसके आ गए हम, अब हम फिजिक्स में आ गए। और फिजिक्स के अब 50 क्वेश्चंस जो है, अब फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, क्या है, एक AMU तुल्य होता है। तो हमारा किसके होता है फ्रेंड्स, 931.5 मिली वोल्ट के यहाँ पर तुल्य होता है। चलते हैं 152 नंबर क्वेश्चन पर। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की SI इकाई है। तो यहाँ पर ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की SI इकाई क्या है फ्रेंड्स, जूल प्रति कैलोरी है। इसको आपको याद कर लेना है, जूल प्रति कैलोरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 153 नंबर क्वेश्चन पर। CGS पद्धति में बल की इकाई है। तो CGS पद्धति में हमने बताया था पहले भी कि बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। यहाँ पर डायन मत कहिएगा, डाइन होता है। और CGS पद्धति में हमने ये भी बताया था कि कार्य का मात्रक क्या होता है, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक हमारा अर्ग होता है। क्या, अर्ग होता है, और बल का मात्रक डाइन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 154 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस द्रवित की जा सकती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही गायब हो गया, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर 155 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक यक्स यहाँ से n और m में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हमारा न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, m माइनस का n हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मन कहे ले लीजिए। चलते हैं 156 नंबर क्वेश्चन पर। दो लेंस जिनकी क्षमता दी गई है 2.5 D यानी कि डायोप्टर। तो दोस्तों आपको क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी याद रखना है, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आया था कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्षमता दी है 2.5 डायोप्टर, और क्या दी है 1.5 डायोप्टर को एक साथ संयोजित किया जाता है। तो हम संयोजित कर लेते हैं P बराबर यानी कि जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हमारी क्षमता 4 आ गई। तो हम जानते हैं फोकस दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/F, और यह बराबर क्या हो जाएगा 1/P के। तो देखिए अगर जो सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है तो 100/F होता है, यहाँ पर 100/F। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा 100/P। तो 100/P का हमारा मान कितना है, 4 है। 4 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 157 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक है, नहीं चक्रीय यौगिक नहीं है ये बताना है।
तो हमारा बेंजीन तो सबसे पहला नंबर चक्रीय यौगिक है, क्योंकि देखिए ये बंद श्रृंखला है यानी कि चक्रीय यौगिक है। फिनॉल की बात करें, फिनॉल भी हमारा क्या है, चक्रीय यौगिक है, क्योंकि बेंजीन के यहाँ पर OH लगा देने से फिनॉल बन जाता है। और इसके दोनों के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर नियोपेंटेन हो जाएगा। नियोपेंटेन जो है हमारा चक्रीय यौगिक नहीं है। चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन पर। चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले आई हमारा दिया है 3 मिली एम्पियर, यानी कि 3 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर हो जाएगा। मिली को चेंज कर लेंगे तो 3 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर 1 मिनट में, यानी कि t बराबर 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लिख लेना है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी लगभग में बताना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं IT बराबर NE के। इसको आपने पढ़ा होगा, Q बराबर NE भी होता है, Q बराबर IT भी होता है, तो उसी को दोनों को बराबर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान ज्ञात करना है तो n का मान जो है ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, IT अपॉन का E। और IT यानी कि I हमारा कितना है, 3 गुणे 10 की घात -3 और T हमारा 60 सेकेंड। और हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो यहाँ पर देखिए सब जो आंसर हैं वो हमारे किस में आ रहे हैं, 10 की पावर में आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n बराबर हो जाएगा, n बराबर जो हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं 3 और 6 का गुणा करा दीजिए, 3 छक 18। तो यहाँ पर गुणे 10 की घात -3 और एक यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर हैं, यानी कि 10 की पावर क्या लिख देंगे, 2। और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 19। ये हमारा यहाँ पर माइनस में है और बटे में हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो इसको दोस्तों जब भाग करेंगे तो 1 कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, फिर 16 एकम 16, यानी कि 1.11 कर जाएगा जो भी जाएगा, यानी कि 1 हम लगभग मान लेंगे। और ऊपर वाला सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। और 19 में से -1 घटाएंगे तो 10 की घात कितना बचेगा, 18। 18 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला याद करना है IT बराबर NE, और आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। चलते हैं 159 नंबर क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण जो है विद्युतीय तत्व है। तो यहाँ पर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और इसको बताया भी कई बार ही है। क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होता है फ्लोरीन होता है। तो आपको क्या फार्मूला जो हमने तभी ट्रिक बताई थी याद है, फिर कल बाहर आएगी कौन कौन आइटम यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर यानी कि फिर से फ्लोरीन ही होता है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, फ्लोरीन ही सबसे जो है विद्युत ऋणी तत्व होता है। चलते हैं 160 नंबर क्वेश्चन पर। यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल। तो देखिए हम कई जो है क्लास में हमने बताया है कि विस्थापन बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, गुरुत्व त्वरण यानी कि त्वरण बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा। इसको तो कई बार बताया, लेकिन यहाँ पर तो द्रव्यमान पूछ लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो T बराबर हमने पढ़ा है 1/2 पाई अंडर रूट यल अपॉन का G, और इसका आवर्तकाल का संबंध है विस्थापन और गुरुत्व त्वरण से पढ़ा है। तो यहाँ पर द्रव्यमान कैसे आ गया, इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सरल लोलक का द्रव्यमान जो होता है वो हमारे आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 समान बना रहेगा। इसको आपको याद रखना है। सिर्फ ये हमारा विस्थापन बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और अगर गुरुत्व त्वरण बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। इसको याद रखना है। और आपको ये द्रव्यमान और ये सब चीज़ें जो है फार्मूले में नहीं दी हैं, तो वो सब हमारे जो है उससे संबंध नहीं दर्शाते हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे जैसे थे। चलते हैं 161 नंबर क्वेश्चन पर। यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो उसका पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों अगर तापमान में वृद्धि करते हैं तो पृष्ठ तनाव हमारा क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते 162 नंबर क्वेश्चन पर। एक बार दाब से तात्पर्य है। यहाँ पर एक बार का मतलब आपको पता होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं एक ATM, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 की पावर 5 पास्कल के। और पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। तो 10 की पावर 5 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देखिए दिया है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर पास्कल दिया रहेगा तो पास्कल, नहीं तो पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 163 नंबर क्वेश्चन पर। एक जल का क्वथनांक 95 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हमने पिछली क्लास में फार्मूला जो है बताया था कि C/5 बराबर F-32/9, F-32/9। और आपको बता दें, अगर जो पिछली क्लास आपने नहीं देखी, अगर नए बच्चे जो हैं उसको एक बार देखकर यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन पर आइएगा, क्योंकि अगर आप वो समझ गए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको आसानी होगी करना में, तो कुछ क्वेश्चंस आपको आसानी होगी करने में। तो यहाँ पर देखिए C/5 बराबर F-32/9 हो जाएगा। तो अब सिंपल सा इसको कर दीजिए, C का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि सेल्सियस पैमाने पर कह रहा है। तो F हमारा क्या दिया है 95, तो 95 - 32/9, और इसको घटा दीजिए यहीं पर। तो 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6 और 9 बटे में, तो 9 सते 63, और इसको जब उधर भेजेंगे ऊपर की ओर तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर 5 सते क्या हो जाएगा 35, 35 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है साफ साफ। तो चलते हैं 164 नंबर क्वेश्चन पर। गुप्त ऊष्मा की CGS इकाई क्या है। तो हमारी दोस्तों, गुप्त ऊष्मा किसके बराबर होती है, सबसे पहले ये समझिए। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है M इंटू यल, M इंटू यल। और यहाँ पर Q जो होती है ये ऊष्मा होती है, और यल हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है, सॉरी गुप्त ऊष्मा होती है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन का M, और Q हमारा क्या है ऊष्मा, और ऊष्मा का मान क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है कैलोरी, और द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है, लेकिन कैलोरी अगर लिए हैं तो यहाँ पर ग्राम लेंगे, क्या ग्राम लेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैलोरी प्रति ग्राम। चलते हैं 165 नंबर क्वेश्चन पर। एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है। तो न्यूटन दोस्तों किसका मात्रक होता है, बल का होता है, तो बल लिखेंगे। और सेकंड किसका होता है, टी का होता है। तो ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। पिछली कक्षा में हमने बताया है। तो जो बच्चे एक बार नए जुड़े हैं, इस क्लास को देखने के बाद या फिर आप जो है पिछली क्लास को देखने के बाद यहाँ पर आइए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आई बराबर एफ इंटू टी हमने पढ़ा था, आवेग बराबर बल गुणे समय के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 166 नंबर क्वेश्चन पर। ऊष्मा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है दोस्तों हमारा जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी, और न्यूटन मीटर भी होता है। यहाँ पर मेगावाट नहीं होता है, क्योंकि मेगावाट क्या है, ये वाट में है, और वाट हमारा किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है। तो ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर मेगावाट नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 167 नंबर क्वेश्चन पर। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा। तो इसको आपको याद रखना है। 1 किलोवाट घंटे का मान 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये पिछली जो है 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एकदम जो है कन्फर्म प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, आ भी सकता है इस बार। चलते हैं 168 नंबर क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम, देखिए द्रव्यमान सबसे पहले जो दिया उसे लिख लीजिए खट से। यम बराबर 100 ग्राम दिया है। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को किससे दर्शाते हैं, यम से दर्शाते हैं, सॉरी किससे, यस से दर्शाते हैं, यानी कि यस बराबर 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ऊष्माधारिता, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, Q बराबर ऊष्माधारिता बराबर यम इंटू यस, यम इंटू यस। और डेल्टी भी पढ़ा है, तो यहाँ पर डेल्टी नहीं दिया है, तो डेल्टी को यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर Q बराबर यम इंटू यस, तो Q बराबर यम हमारा 100 है और यस हमारा 0.11 है। तो यहाँ पर जब इसका गुणा कराएंगे तो 11 निकल के आएगा, यानी कि 11 कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। Q बराबर यम इंटू यस आपको याद रखना है, फार्मूला यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 169 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी 5 मीटर की दूरी, यहाँ पर भी नहीं होगा दोस्तों, कोई व्यक्ति जो है 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। 10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो दिया सबसे पहले वो लिखिए, कोई भी जो है, कोई व्यक्ति जो है 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब 5 मीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी कि बी बराबर -5 मीटर। और 10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए, यानी कि यू बराबर अगर हम 10 मीटर कर दें तो हमारा फोकस दूरी क्या होगी, इसको आपको बताना है। तो फार्मूला हमको पता है, लेंस का जो लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। सिंपल सा रख दीजिए, v का मान -1/5 हो जाएगा और u का मान माइनस माइनस प्लस और 1/10।
तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 10 और माइनस का 2 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1/10 हो जाएगा, माइनस का 1/10। तो यहाँ पर माइनस है दोस्तों, -1/10 आ गया। तो यहाँ पर 1/f है, तो इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यह बराबर -10। क्या हो जाएगा, यह बराबर -10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर माइनस में बाई चांस नहीं दिया है तो अगर प्लस में वो वाला मान दिया है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन अगर चिन्ह दिया है तो उसी को आप सही करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलते हैं 170 नंबर क्वेश्चन पर। नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, तो इसको आपको याद कर लेना है। अगले भाग की वक्रता त्रिज्या जो होती है बड़ी होती है, अगले भाग की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 171 नंबर क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 2 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देख सकता है। यदि उसे 6 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देखनी हो तो जो लेंस प्रयोग करना चाहिए वह है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 171 नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पर सभी बच्चे जो है कमेंट में जो है इसका आंसर देंगे, क्योंकि हम जो चाहे जो क्वेश्चन लाते हैं 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, उसमें जो है सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए ज़रूर कहते हैं। तो यहाँ पर 171 नंबर क्वेश्चन भी आपको आंसर में दे देना है कमेंट में। चलते हैं अब 172 नंबर क्वेश्चन पर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्र की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अगर आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अधिक होती है तो फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। फोकस दूरी कम होती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 173 नंबर क्वेश्चन पर। किसी आचालक को प्रेरण द्वारा, देखिए आचालक अगर है तो उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते, चाहे जो प्रक्रम कर लीजिए आप आवेशित नहीं कर सकते प्रेरण द्वारा, क्योंकि हम चालक से चालक को जो है आवेशित कर सकते हैं प्रेरण द्वारा, लेकिन आचालक को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि आवेशित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 174 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला बल विद्युत बल जो है Fe। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विद्युत बल सबसे पहला नंबर हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत प्रबल होता है, इसको आपको सबसे पहला नंबर तो याद रखना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या कह रहा है कि Fe जो है गुरुत्वाकर्षण बल Fg के मध्य संबंध होता है। तो हमने बताया कि जो है विद्युत बल अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर Fe क्या है, Fg का 10⁻40 गुना है, यानी कि Fe यानी कि विद्युत बल हमारा यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻40 गुना यानी कि प्रबल भी है, इसको आपको याद कर लेना है। प्रबल भी है, इसको भी आपको याद करना है, 10⁻40 गुना तो है ही। चलते हैं 175 नंबर क्वेश्चन पर। 175 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच। देखिए हमने अभी इसीलिए पीछे बताया क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने दिया है एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच क्या होता है, स्थिर विद्युत बल अभी बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 176 नंबर क्वेश्चन पर। दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर उनके बीच जो है लगने वाला बल होगा। इसकी देखिए एक ट्रिक है, आप तुरंत जो है इसका आंसर दे देंगे मात्र 2 सेकंड में। देखिए दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दिया। देखिए अगर दूरी हमारा 3 गुना कर दिया तो सिर्फ क्या करेंगे, जो गुना करेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और उसी को हम बटे में कर देंगे। क्या कर देंगे, बटे में, वही हमारा जो होता है लगने वाले बल का मान होता है। तो इसको आपको सिर्फ याद रखना है, जो दिया रहेगा उसी को जो है स्क्वायर में करेंगे फिर बटे में कर देंगे, यानी कि 1/9 गुना हो जाएगा पहले का 1/9 गुना। और बात करें अगर यही 2 गुना होता, क्या करते, 2 गुना अगर होता तो 2 का स्क्वायर कर 4 और इसी को बटे में कर देते, यानी कि 1/4 गुना हो जाता। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत तगड़ी ट्रिक है, कोई आपको बताएगा नहीं। तो इस बात के लिए सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें वीडियो को, जो अभी तक नहीं किए थे एक बार लाइक ज़रूर कर दें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 177 नंबर क्वेश्चन पर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश के 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य कहलाता है, कार्य कौन सा कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जब 2 बिंदुओं को एकांक धनावेश के 2 बिंदुओं को स्थानांतरित करते हैं किसी विद्युत परिपथ में, तो वहाँ पर विभवांतर जो है कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
178 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेक्लांसी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्लांसी में विध्रुवक कौन सा होता है। तो यहाँ पर विध्रुवक यानी कि MnO2 होता है। कौन सा, MnO2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना है। लेक्लांसी सेल में विध्रुवक MnO2 होता है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, कैसे, MnO2। चलते हैं 179 नंबर क्वेश्चन पर। Cu यहाँ पर डबल आवेश है ऊपर, तो आयतन पर आवेश कितना होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर Cu होता है और इस पर एक आवेश होता है तो क्या कहते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है Cu पर। और यहीं जब 2 हो गया तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना है। और बात करें दोस्तों, ये जो हमारा वहाँ पर कुछ नहीं होगा उसका। तो चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है वो हमारी कितनी होती है फ्रेंड्स, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपको अगर ध्वनि की अगर चाल, या फिर कह लीजिए, हाँ, ध्वनि की चाल अगर नहीं दी है किसी क्वेश्चन में, तो आपको 332 मीटर प्रति सेकंड वहाँ पर रख देना है। तो नहीं तो 342 या तो 344 दोस्तों, यहाँ पर 344 भी कभी कभी हो जाती है। तो अगर ऑप्शन में नहीं दे रहा है 332 के हिसाब से, तो आप 344 रखकर भी कर सकते हैं। चलते हैं 181 नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश आँख के किस भाग पर सबसे पहले प्रवेश करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो होता है कॉर्निया पर प्रवेश करता है। किस पर, कॉर्निया पर प्रवेश करता है। इसको आपको याद कर लेना है। और बात करें अगर रेटिना की, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है दोस्तों, पड़ता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। काफ़ी बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, तो आपको कॉर्निया याद रखना है, क्योंकि ये जो हमारी आँख होती है इसमें जो उभरा हुआ सबसे पहले भाग होता है, यहीं से प्रकाश जो होती है जाती है। तो यानी कि यही हमारा कॉर्निया है, तो यहीं से सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करता है। चलते 182 नंबर क्वेश्चन पर। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता को कहेंगे। क्या, विशिष्ट चालकता के जो है व्युत्क्रम को क्या कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। और बात करें अगर विद्युत प्रतिरोध की, तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। क्या, विद्युत चालकता कहते हैं। इसको भी याद रखना है। इसके व्युत्क्रम, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। अगर विशिष्ट दिया है तो विशिष्ट, विद्युत दिया है तो विद्युत। इससे आपको याद कर सकते हैं। चलते हैं 183 नंबर क्वेश्चन पर। किस नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम किस में पढ़ा है दोस्तों, जो है हमने 12th क्लास में किरचॉफ के नियम में पढ़ा था संधि का नियम। और यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन दिए हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम या फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम को किसको कहते हैं, संधि का नियम। तो हमने संधि का नियम सबसे पहले किस में पढ़ा था, प्रथम नियम में पढ़ा था। किसमें, प्रथम नियम में हमने संधि का नियम पढ़ा था। इसको आपको याद करना है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं। और पूछ लेता है अगर पास का नियम या फिर बंद पास का नियम, तो हमारा किससे संबंधित है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इसका स्क्रीनशॉट मन कहे ले लीजिए, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। किस नियम को संधि का नियम कहते हैं, तो किरचॉफ के प्रथम नियम को, और पास का नियम किसके कहते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को। चलते हैं 184 नंबर क्वेश्चन पर। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए, इसके 2 क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों हमने रखे हुए हैं। तो हमारा जो आदर्श आमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। इसको आपको याद रखना है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0। और दूसरा क्वेश्चन इसी पर क्या कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा अनंत होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। और अगर आप कन्फ्यूज होते हैं तो आमीटर में देखिए, आमीटर में हमारा जो है शब्दों की संख्या कम है, वहीं वोल्ट मीटर में शब्दों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। वोल्ट मीटर में शब्दों की संख्या ज़्यादा, तो इससे आप कम से याद कर सकते हैं। कम से हमारा 0 हो जाएगा और ज़्यादा से हमारा अनंत हो जाएगा। इससे आप जो है अगर कंफ्यूज होते हैं तो इससे आप जो है समझ सकते हैं। चलते 186 नंबर क्वेश्चन पर। यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान प्रत्येक जो है 1/5 ओम है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर होता है R1 + R2 + R3 ... इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हमारे जो हैं 5 प्रतिरोध हैं, तो R5 हो जाएगा, R5 तक हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबके मान 1/5 दिए हैं, सबके मान 1/5
तो यहाँ पर पाँचों के मान लिख लीजिए 1/5, सबका एलसीएम समान हो जाएगा 5 और सबको ऊपर को जोड़ लेंगे तो 5, तो 5 से 5, तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, 5 नहीं बचेगा, नहीं तो 5 सोचिएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 5 को जब काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। चलते हैं 187 नंबर क्वेश्चन पर। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। देखिए इसको काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज़न को आज दूर करेंगे। तो देखिए ट्रिक से समझेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम कहेगा तो सबसे पहले छोटा बड़ा जो है हमारी वर्णमाला, उसमें सबसे पहले क्या आता है, आवेश आता है, मतलब सॉरी छोटा आ आता है। तो छोटा आ से हमारा आवेश हो जाएगा, यानी कि प्रथम नियम आवेश हो जाएगा दोस्तों। और द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम हमारा जो है कहाँ है दोस्तों, द्वितीय नियम हमारा ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम द्वितीय, और प्रथम नियम क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम। तो सिर्फ आपको याद रखना है आ से आप अगर आ गया तो सबसे प्रथम नियम हो गया। तो इससे आप जो है कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। छोटा आ से अगर आ गया तो हमारा प्रथम नियम हो जाएगा। चलते हैं 188 नंबर क्वेश्चन पर। बल्ब में उपयुक्त तंतु कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होने लगता है। तो दोस्तों हमारा जो बल्ब में तंतु जो होता है वो पहला नंबर फिलामेंट का होता है, और वो हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होने लगता है, 2100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 189 नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत ऊर्जा जो है नापने का यंत्र है। तो विद्युत ऊर्जा किससे नापते हैं, इसको हमने पहले ही क्लास में बताया था कि वाट घंटा मीटर में मापते हैं। तो हमने पहले भी बताया कि जो बच्चे नए हों एक बार पुरानी वीडियो जो है देख लें, फिजिक्स की और केमिस्ट्री के दोनों मिलाकर जो हमने पिछली वाली क्लास कराई है उसको एक बार ज़रूर देख लें, और इसको आप देखते रहें तब तक। देखिए क्या हो जाएगा, 190 नंबर क्वेश्चन। एक पावर स्टेशन की शक्ति 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा होगी। तो वैद्युत ऊर्जा यानी कि यूनिटों की संख्या भी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा बराबर होती है वाट गुणे घंटा। हमने पढ़ा था वाट गुणे घंटा बटे 1000 पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर वाट में ना देकर क्या दिया है, मेगावाट में, और मेगावाट में आंसर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वाट जो है, वाट तो नहीं लेंगे, यहाँ पर वाट तो लेंगे लेकिन मेगावाट में लेंगे। अगर मेगावाट में लेंगे तो 1000 हम नहीं लेंगे, इसको आपको याद रखना है। और मेगावाट गुणे घंटा का जो है गुणा करा दीजिए, तो मेगावाट हमारा 200 है, और जो है इसके द्वारा प्रतिदिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 से जब गुणा कराएंगे 24 दूना 4800, क्या हो जाएगा, 4800 मेगावाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 191 नंबर क्वेश्चन पर। बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ऑप्शन हटा दिया है जो कि हमने पिछली क्लास में कराया था, सॉरी पिछली कई पता नहीं है कौन सी क्लास में कराया था, उसमें हमने कराया था कि अगर बल्ब में प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है, वहाँ पर ऑर्गन गैस थी, कौन सी, ऑर्गन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको हमने हटाकर क्या रख दिया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बल्ब में हमारा नियॉन भी भरा जाता है, इसको आपको याद रखना है। ये फिलहाल उतना नहीं पूछता जितना ऑर्गन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपको यहाँ पर याद कर लेना है। चलते हैं 192 नंबर क्वेश्चन पर। लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ आपको तो वैसे दिख रहा होगा कि फेरस आ गया, यानी कि एफ को लोहा भी कहते हैं, तो वह तो वैसे ही हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि लोहे का ही ऑक्साइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। चलते हैं 193 नंबर क्वेश्चन पर। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। तो देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम अगर आप ट्रिक से समझेंगे, अगर अब हाथ दिखाएंगे किसी जगह पर तो आप क्या कर रहे हैं, केवल दिशा दिखा रहे हैं, क्या दिशा बता रहे हैं कि उधर कुछ है, आप उसका परिमाण नहीं बता सकते, केवल दिशा बता सकते हैं कि उधर जाना है या फिर उधर रास्ता है। तो हमने सिर्फ दिशा बताई, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। ट्रिक आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी, जितने के जितने कराए ट्रिक। अगर आपको ट्रिक समझ में आती है दोस्तों तो एक बार कमेंट में बता देना कि और ट्रिक हम जो है क्वेश्चंस में रखेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं 194 क्वेश्चन पर। कह रहा है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर है। तो देखिए 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमारा जो होता है 1 टेस्ला के भी बराबर होता है, 1 टेस्ला के, और 1 टेस्ला बराबर होता है, हमने पढ़ा है 10 की पावर 4 गॉस, 10 की पावर 4 गॉस हमने पढ़ा है। तो यहीं पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 195 नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। तो देखिए हम विद्युत मोटर लाए तो वहाँ पर विद्युत जो है उसका जो है विद्युत ऊर्जा का ही होगा रूपांतरण। तो यहाँ पर ये दोनों तो सबसे पहले नंबर गलत हो जाएंगे,
यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का ही रूपांतरण होगा तो किस में होगा, इसको हम बता देते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा में होगा। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का जो है रूपांतरण होगा, सॉरी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, इसको ऐसे याद करना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं 196 नंबर क्वेश्चन पर। एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो हमने दोस्तों लगभग क्वेश्चन में बताया है कि जो धारावाही कुंडली होती है या फिर कुछ भी होता है उसके केंद्र पर अधिकतर चांस में मान जो होता है शून्य होता है, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा दोस्तों तो ये हमारा ऊपर की ओर लगता है और ये किस एकदम लंबवत होता है। क्या ये हमारा इसके लंबवत होता है धारावाही कुंडली के, यानी कि ऊपर की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर कुंडली के तल के लंबवत यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सिर्फ जो था सिर्फ लंबवत था और लगभग क्वेश्चंस में शून्य होता है केंद्र पर कोई भी मान। तो इसको लेकिन आपको याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कुंडली पर जो है लंबवत होता है, ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं 197 नंबर क्वेश्चन पर। निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जो है धारा हो जाएगा, वहाँ पर धारा मापी जा सकती है। तो यहाँ पर जो होती है निलंबित कुंडली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो मन के मान लीजिए, क्योंकि निलंबित कुंडली जो है इसका प्रश्न जल्दी से आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ एम्पियर। माइनस में जो होती है मापी जाती है, नहीं तो आप 10⁹ कर दें, यहाँ पर 10⁻⁹ एम्पियर हो जाएगा। तो चलते हैं 198 नंबर क्वेश्चन पर। एक चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही हो उसमें चुंबकीय क्षेत्र विस्थापित जो है स्थापित हो जाता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया। तो इसको हमने पढ़ा है, अगर कोई चालक में धारा बह रही हो तो इसको हमारे किसने बताया था, ओरस्टेड साहब ने बताया था। ओरस्टेड ने बताया था कि चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही हो उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। चलते हैं अब 199 नंबर क्वेश्चन पर। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पर सरल सरल क्वेश्चन हमने रख दिए हैं लास्ट में, जिससे आपको थोड़ा मज़ा आ जाए। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, हमारे फैराडे साहब ने की थी। किसने, फैराडे, माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 200 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों 200 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। जितने भी बच्चे जो हैं एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 200 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको दे दिए, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी कराए एकदम जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जब जो है हम आंसर दे देते हैं, एक चूक कुंडली जो होती है प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाती है, ऐसा आपको याद कर लेना है, प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उसमें हम जो है रिवीजन करा देंगे पूरे क्वेश्चंस का, हो सकेगा तो 200 क्वेश्चन की महा मैराथन लेकर आएंगे। अगर आपको मज़ा आए इस वीडियो में, अगर मज़ा आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा क्या 200 क्वेश्चंस की महा मैराथन लाई जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।